नोट्स की चर्चा करेंगे, लेकिन इस नोट्स को पढ़ने से ज़्यादा आपको समझने पर ध्यान देना है कि चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। एक बार नोट समझ लीजिए, उसके बाद आपका जो है ईवीएस क्लियर हो जाएगा। इसमें लगभग सारे चीज़ का मेंशन किया गया है। जितने भी आपके ईवीएस प्रश्न से पूछे गए हैं प्रश्न और पूछे भी जाएंगे, वो सारे चीज़ इसमें दिए गए हैं। लेकिन रह गया कि इसमें समझने वाली बात है कि हम पढ़े किस तरह से, क्या कैसे समझ के पढ़े, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए देखिए, पहला दिया है व्याख्या। व्याख्या का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। तर्क देना, तर्क के आधार पर चीज़ों को, संबंध को जोड़ना ही व्याख्या कहलाता है। जब भी कभी व्याख्या करने के लिए आपको कहा जाए या व्याख्या कौन है इसका, तो आप समझ जाइए कि वहाँ तर्क से चीज़ें आपको देखना है कि तार्किक कौन है, क्या कौन तर्क से संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है। वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है समूह बनाना, समानता और अंतर जानना, ये वर्गीकरण होता है। मतलब तुलना करना ही वर्गीकरण है। याद रखेंगे, समानता और अंतर जान करके हमको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उसी का नाम वर्गीकरण होता है। प्रश्न करना, जिज्ञासा, प्रश्न करने का मतलब है जो प्रश्न कर रहा है उसके अंदर जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? जिज्ञासा, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा आ गया है। और समालोचनात्मक आ गया है, चिंतन, मतलब समालोचनात्मक चिंतन बढ़ गया है। अच्छे प्रश्न बनाना भी प्रश्न करने में आते हैं। तो याद रखिएगा प्रश्न करने से क्या मतलब है। उसके बाद है प्रयोग करना। प्रयोग करने का मतलब हो गया वस्तु का, मतलब प्रयोग में हम क्या चीज़ करेंगे, तो वस्तुएं व्यवस्था करेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हमको चाहिए, तो ये प्रयोग में आता है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार। न्याय और समानता के प्रति सरोकार से मतलब है कि बहुत सारे विभिन्न चीज़ें होते हैं जो वंचित रह जाते हैं, तो वो न्याय के अंतर्गत आएंगे। वंचित लोगों के लिए संवेदनशील बन रहे हैं, तो न्याय और समानता के सरोकार बन रहे हैं। ठीक है। मतलब न्याय और समानता का सरोकार जहाँ पे लिखा रहेगा, इसका मतलब समझ जाइए कि वंचित चीज़ों को आपको क्या करना है, उसके प्रति संवेदनशील होना है। इसको कहते हैं न्याय और समानता के सरोकार। सहभागिता का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना और पहल करना। मतलब हम किसी के लिए जिम्मेवारी लेते हैं और पहल उसके अंदर करने लग जाते हैं, तो हम सहभागी बन गए। क्या बन गए? सहभागी। साथ मिलकर काम करना या सीखना सहभागिता है। अच्छा, उसके बाद है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश में ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो याद रखेंगे कि ये कहाँ से है, चिंचालकर। ठीक है। विष्णु चिंचालकर कहाँ से है, इस बातों को ध्यान। हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे उनका क्या नाम है, वो क्या थे, किससे संबंधित थे, ये ध्यान रखें। नाच से भी हम अपनी बात दूसरा तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो आपसे मुद्राएं पूछा जा सकता है कि मुद्राएं हाव भाव दिखाना होता है। मुद्राएं का मतलब है हाव भाव दिखाना। ऐसा नहीं कि हम पैसा समझ लेंगे। मुद्राएं का मतलब होता है हाव भाव दिखाना। पेड़ पौधे का ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। याद रखेंगे, पेड़ पौधे अधिकतर पानी कहाँ से लेते हैं? बारिश से। बारिश आते ही खाना पकाने के तरीका, खाना पकाने के तरीका हम सेक का भी पकाते हैं, ताल के भी पकाते हैं, भून के भी पकाते हैं, उबाल के भी पकाते हैं। माने एक तरीके नहीं, कई तरीके हैं जो आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से मतलब खाना पकाया। बच्चों ने कई वाहनों का या तो वास्तव में या किताबें, फिल्में आदि को देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। मतलब अगर बच्चा के अनुभव उनके जीवन से जोड़ के करते हैं, तो बच्चा को जो है ना आगे अनुभव बढ़ सकता है। मतलब उस पर चर्चा कीजिए तो उस पर अनुभव बढ़ जाएगा। ये चीज़ बताया गया। आइए हम दूसरे चीज़ों को समझते हैं। यहाँ देखिए, इसमें क्या कहा है कि टाका किसको कह रहे हैं। कुछ लोग बारिश के पानी इकट्ठा करते हैं, यह खास तरह से किया जाता है, इसका नाम टाका है। ठीक है। अब ये टाका जो है आंगन में गड्ढा बना करके उसे पक्का करके हम लोग बनाते हैं टाका। मतलब गड्ढा जो खोद देते हैं और उसको पक्का कर देते हैं, उसका नाम टाका है। टाके को ढक्कन से बंद करके रखा जाता है ताकि उसमें पानी गंदा ना हो। ठीक है। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं
टाका जब हम बनाते हैं तो ढलुआ बनाते हैं ताकि छत का पानी टाका में आ जाए, जिससे छत पर गिरा बारिश जो है ना पानी के नाली के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाए, और छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, मतलब ताकि उससे कारा कुचरा उसमें नहीं जा पाए। मतलब इस तरह से हम लोग टाका का प्रयोग करते हैं। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियां की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। अर्थात कहने का मतलब है सुशीला, रंगारेड्डी जिले की सुशीला, आपसे पूछा जाता है कि सुशीला का संबंध किससे है, तो आपको रंगारेड्डी जिले से है, याद रखेंगे, ठीक है। उनको मदद किससे मिली, तो पंचायत से। पंचायत का कहना है कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। ये पंचायत वहाँ की जागरूकता फैला रही है अपने समाज में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद करती है। मतलब ये आंध्र प्रदेश की बात है, जहाँ पे सुशीला शादीशुदा है वहाँ स्कूल उसको भेजने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब तो शादी हो चुका है, तो मजबूरन उसको हर हाल में उसको पढ़ने के लिए भेजा जाए। उसका मतलब उसकी चीज, मतलब उसकी आवश्यकता, उसको वंचित नहीं किया जाए। ये चीज़ बोला गया कि उसे हम वंचित न करें, क्योंकि उस हर किसी व्यक्ति का जीवन का अपना अधिकार होता है जो शिक्षा ग्रहण करे। वैसे भी शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, इस बातों को ध्यान रखें। एक पक्षी ऐसा जिसका दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला की नीला, ये कौन है, मोर है। तो ये कहावत बच्चों में कहा जाता है, बताओ कि इससे बच्चा में इंटरेस्ट जगे, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इस एक मतलब ये कहावत जो है ना लिखी गई है किस पक्षियों के लिए लिखी गई है, ऐसा पूछा जा सकता है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। तो कौन होगा ये अंडे देने, केवल अंडे, कौन पक्षी है ये, हाँ, बीवर पक्षी होगा। बीवर पक्षी तो सुंदर, सब पक्षी वैसा ही करता है। हाँ, सब पक्षी वैसे ही करता है। बच्चा हो जाएगा उसके बाद घोंसला छोड़ के चला जाता है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पैरों पर, जमीन पर, पानी में, मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, तो याद रखिएगा कि पत्ता काटने के लिए आगे का दांत होता है, इसीलिए छोटा होता है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो देखिएगा आगे का दांत छोटा और पीछे के दांत, तो कोई चीज चढ़ता है तो फटाक से आगे के दांत से चढ़ लेगा, लेकिन पीछे के दांत से वो चढ़ेगा, यह ध्यान रखेंगे। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। चूहे के देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। याद रखिएगा, तुरंत वो पहचान जाएगा कि कहाँ क्या रखा है, ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, जैसा कि पहले बताया, चूहे के भी दांत हमेशा बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखें। दांत से काटने कुतरने के कारण इसे दांत रिश्ता रहता है, इसीलिए दांत न बढ़ जाए, इसीलिए हमेशा कुतरने का काम करते हैं चूहा और गिलहरी। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपना शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। याद रखें, जैसे ही वो पहले दांत जो है ना, दांत से काट लेता है, काटने के बाद मर जाता है तो उसको निगल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट तो निकला होगा नहीं, इसीलिए मरता है, उसके बाद वो निगल जाता है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान, तो याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्षगांठ में शुरू किया गया था, ये बताना है आपको। हमें ऐसा दिक्कत की स्वच्छता हमारी जिम्मेवारी, हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेवारी ही नहीं बल्कि फर्ज है। मतलब इसलिए शुरू किया गया है कि ताकि हम अपने फर्ज को याद करते हैं। मिड डे मील के बारे में समझ लेते हैं। हाँ, हमारे देश के बहुत से बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं वे खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मिड डे मील चलाया ताकि बच्चे को भरपेट भोजन दिया जा सके। कुछ साल हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, यह सभी बच्चों को अधिकार है, मतलब ये राइट है उनको। इस बातों को ध्यान रखेंगे, खाना मिलना स्कूल में उनका राइट है, ठीक है। पेड़ काटने के खिलाफ कानून को समझ लेते हैं। सड़क की बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसीलिए लोगों की उसकी छटाई की जरूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। मतलब उनको बल्ब की रोशनी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा जंगल था, तो कटाई करने के लिए भी एक समय था जब उसको मंजूरी लेना पड़ा कि भाई हम कैसे काटेंगे। मैं रेशम की कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी बांध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। मतलब रेशम की कीड़ा अपने मादा कीड़े को जो है दूर से ही पहचान लेते हैं, ये बात हमको सिखाया है यहाँ पे। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है, मतलब आवाज़ निकाल के एक दूसरे से बात करती है। मतलब डॉल्फिन को अगर बात करना है तो अलग तरह का आवाज़ निकलेगा, जिससे पता चल जाएगा कि डॉल्फिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों अपनी पूरी भाषा है, मतलब जानवर में भी अपनी अपनी भाषा होती है। कोई आवाज़ निकाल कर तो कोई इशारों से करता है, इस तरह से सबकी अपनी अपनी, लेकिन ज़्यादातर जानवर आवाज़ निकाल के ही करता है। देखते हुए अगर रात में गिद्दड़ बोलता है तो वो अपने समूह को बुलाता रहता है। क्या आप मगरमच्छ को, क्या आप मच्छरों को दावत मच्छरों को दावत दे रहे हैं? मच्छरों का दावत दे रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, ठीक है। तो आप मच्छर के दावत दे रहे हैं, इसका मतलब है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आपको हो सकता है। मच्छरों को दावत, मच्छरों का दावत कैसे दिया जाता है समझ लीजिए। पानी इकट्ठा करने से, अगर आप आसपास में पानी इकट्ठा किए हुए तो मच्छरों को आपने दावत दे दिया। इसलिए आसपास में गड्ढा ना रखे, पानी ना जमा करें। अगर गड्ढा और पानी है तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डालिए, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे 100%। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। जहाँ पे भी पानी आप रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए पानी का, सबको साफ करके रखिए या ढक के रखिए, नहीं तो वो मच्छर आ जाएंगे, ठीक है। हर हफ्ते सुखाइए, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, तभी मच्छर से आप बच पाएंगे। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कहानी में कछुआ और खरगोश जैसे जानवरों की चर्चा है। आपसे पूछा जाएगा कि पंचतंत्र किसका है, तो विष्णु शर्मा का। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें किसकी कहानी है, तो कछुआ और खरगोश की कहानी है। बच्चों को इस प्रकार की कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित की जानी चाहिए। बच्चे इस कहानी को पढ़ करके खुश होते हैं, इसलिए इसको पढ़ने के प्रेरित किया जाना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि जिगसॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब आपको याद रखिए, दिमाग बढ़ाने वाला जिगसा होता है, याद रखेंगे। दिमाग बढ़ाने के लिए ऐसे जिगसा को दिए जाते हैं, और इसमें होता क्या है कि चित्र से मिलाने वाला होता है, जिसमें दिमाग बढ़ता है, अर्थात इसमें तार्किक क्षमता का विकास होता है। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि जिगसॉ को दिखाना बच्चे के लिए किस क्षमता को बढ़ाते हैं, तो तार्किक क्षमता को। अब हम राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 को समझेंगे। एनसीएफ 2005 ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बारीकी से बताएंगे। संपादक की बात करें तो राजेंद्र सिंघवी प्रभाग अध्यक्ष CMD थे, ये इसके संपादक है, याद रखेंगे। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप होता है, ठीक है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम दस्तावेज है, यानी राष्ट्रीय दस्तावेज है। मतलब शिक्षा कैसे चलेगी, किस तरह से चलेगी, शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, ये वही दस्तावेज है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मतलब कोई एक व्यक्ति इसको तैयार नहीं किया है, नेशनल और इंटरनेशनल के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के द्वारा ये तैयार किया गया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। मतलब बहुत आपको ध्यान रखिएगा कि ये किसके पहल पर शुरू हुआ, तो मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। नोडल एजेंसी इसका जो है मानव संसाधन मंत्रालय है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। ये इसका मार्ग सिद्धांत क्या है, मार्गदर्शी सिद्धांत जान लीजिए क्या इनके सिद्धांत है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना इनका सिद्धांत है। पढ़ाई के रटंत प्रणाली से मुक्त कर देना इनका सिद्धांत है। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो रह जाए, मतलब पाठचर्या जो हो वो पुस्तक केंद्रित ना बल्कि बाल केंद्रित बन जाए, ये चीज बोला गया है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना, मतलब कक्षा को हर गतिविधि से जोड़ना, ये इनका सिद्धांत है। सिद्धांत आप जान गए हैं। और एक सिद्धांत और है, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, मतलब ऐसे विद्यार्थी बनाना जो राष्ट्रीय मूल्य को समझ पाए। तो आप समझ गए सिद्धांत को। सुझाव जान लीजिए, इनके कुछ सुझाव भी हैं। क्या सुझाव है? शिक्षण सूत्रों में जैसा ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए और मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अधिकतम प्रयोग यही होना चाहिए। सूचना को ज्ञान मानने से माना जाए, सूचना को ज्ञान मानने से माना जाए, सूचना को ज्ञान मानने से जाना जाए, ठीक है, जाना जाए। बोला है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली के असफलता का प्रतीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पढ़ने गया तो उसको बहुत बड़ा मोटा किताब धरा दीजिए, ये नहीं कीजिए। ये चीज़ पर बताया गया, मतलब सुझाव दिए गए हैं कि ऐसा नहीं कीजिए। मूल्य के उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित कीजिए। ऐसा नहीं कह दीजिए कि जाके रट लो सारा या जाके ये पूरा पाठ पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है। ये उपदेश वाला बात नहीं करना है। आपको करना है कि वातावरण तैयार कीजिए ऐसा कि वो सीख पाए, ऐसे वातावरण तैयार करके दीजिए। ये सुझाव दिया गया है हर स्कूलों को। उसके बाद आपको है अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। मतलब आप ये नहीं कहिए कि जो खूब पढ़ता है उसी को अच्छा विद्यार्थी मानिए। अच्छे विद्यार्थी वो नहीं है कि खूब पढ़ता है खूब तेज है, इसको बदल दीजिए, इस परिभाषा को, परिभाषा बदल दीजिए। अच्छा विद्यार्थी वो है जो वाकई में तर्कपूर्ण शिक्षक से बहस करता है, शिक्षक को तर्कपूर्ण जवाब और मौलिक विचार अपने विचारों को पूरा बताता है, वो अच्छे विद्यार्थी है।
ना कि वो है जो अपने विचार को अपने मन में रख ले है और खूब तेज है, वो विद्यार्थी अच्छा नहीं है। मतलब परिभाषा को हटा दिया गया है ऐसे परिभाषा को, ठीक है। मतलब परिभाषा में बदलाव लाइए। लोगों को जो मोनोपोली है कि अच्छे विद्यार्थी कौन है, तो जो अच्छा पढ़ता है, जो रोज टैक्स बनाता है, वो नहीं है। जो बहस करता है तर्कपूर्ण, जो मतलब तर्कपूर्ण बहस करे और अपने विचार को, पूरे विचार को मौलिक रूप से रखे, वो अच्छे विद्यार्थी है। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अभिभावक को ये ना कह दे कि पूरे पढ़ा दीजिए, बुक के पढ़ा दीजिए, मतलब छोटा बच्चा हुआ ए से जेड तक पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये गलत है। आप उसको मत सिखाइए, जरूरत के समय वो अपने सीख जाएगा। आप में उसमें इंटरेस्ट जगह पढ़ने का, ना कि रट्टा रटा हुआ। बहुत देखते हैं गार्जियन को, शुरू हुआ हाँ बोलो बाबू, ऐसे एप्पल बी से बॉल, रटाना शुरू कर देता है। मत कीजिए ऐसा, ये सुझाव दिया गया। इससे क्या होगा, दिमाग उसका संकुचित हो जाएगा, वो रटने पर ध्यान दे देगा। इसलिए उसको इंटरेस्ट जगह ये पढ़ने में, ये बोला गया। देख लीजिए राष्ट्रीय पाठचार्य क्या कहा, मतलब उनको सुझाव दीजिए। बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, मतलब बच्चे जब स्कूल में जाए तो उसको कोई टेंशन ना हो कि उसको क्या करना है, बस उसको ये सामने है कि हाँ हमको जो होगा अच्छे होगा, ये होना चाहिए। टेंशन मुक्त उसको होना चाहिए। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, मतलब ऐसा नहीं कक्षा में क्या है शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, ज्यादा बोलेगा शांति बनाए रखो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जीवांत कक्षागत वातावरण के प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ऐसी वातावरण हो जो सब मिले जुले बात करे, आपस में टॉक करते रहे, वो वातावरण होना चाहिए। एकदम बच्चा को चू शब्द निकालने से अगर आप मनाही कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका वातावरण अच्छा नहीं बन रहा है। आप उसको फ्री छोड़िए, क्या कर रहा है ये देखिए, उसको अगर गलती कर रहा है तो उसको समझाइए कि ऐसा नहीं करो बाबू, ये गलत है, ये होगा, ऐसी वातावरण बनाइए, ना कि एकदम धीरा दीजिए, कोई बोल दिया देख लो, डंडा देख लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये सुझाव दिया गया, अगर समझ में। अच्छा आगे देखिए, सह क्या है ये, सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मतलब पढ़ाई लिखाई में शिक्षक तो पढ़ाए ही, समझाएं ही, पेरेंट्स को भी ये बताएं कि देखिए आप हमसे जुड़िए और बच्चों से जुड़िए, तब जाकर पढ़ेगा आपका बच्चा। लेकिन ऐसा नहीं कह दीजिए कि हाँ हम आपको पैसा मंगनी कर देते हैं, अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है। आप जब तक नहीं जुड़ेंगे बच्चा आपका, ठीक है। अगर समझिए कितना देर हो गया, पढ़ाई ना चल रहा। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मतलब जो हमारा समुदाय है उसको हम मानवीय संसाधन में प्रयुक्त होने का पूरा अवसर देंगे, ठीक है। और खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। बोला कि खेल जो है ना वो पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी भावना विकसित करे कि लोग समूह में रहना सीख ले, इसके लिए खेलवाइए ताकि उसको समूह का भी अनुभव हो। ऐसा नहीं कहे खेलने में जाना, तो खेला कैसे, तो जब तक वो खेलने नहीं जाएगा उसको सामूहिकता की भावना उसमें अंदर नहीं जगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना प्राश्रय न दे। ऐसा नहीं कि तुम खेल खेल रहे हो तो रिकॉर्डे बन जाएगा। रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल नहीं होता है, खेल होता है सामूहिक जीवन कैसे हम जीते हैं, जीवन का भी एक भाग है हमारा कि हम समूह में कैसे जी सकते हैं। इस भावना को आप उजागर करें। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए हम समझते हैं अगली चीज। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। मतलब कहने का मतलब है कि जिस समय पढ़ा रहे हैं आप तो ज्यादातर आप उनके मदर टंग में ही पढ़ाएं, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम एकदम लगे शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी झाड़ने, और बच्चा तो कुछ समझ नहीं रहा, बच्चा सुन के डर गया, ठीक है। तो झाड़ देने से आप अच्छे शिक्षक नहीं कहलाएंगे। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। पुस्तकालय जब जाए बच्चे तो बच्चा को न कहे कि जहाँ ये मोटी भरकम किताब ले लो और पढ़ो, ऐसा नहीं। बच्चा को चुनने दे कि वो फिल्म वाला किताब चुने, जो चुनना है चुन के पढ़ने दो, तभी उसके माइंड में इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। वे पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है जो अंतः क्रिया को मौका दे। मतलब वे पाठ्य पुस्तक पढ़ने दीजिए जो अपने मन में इंटरेस्ट जगा रहा हो, उसको पढ़ने दिया जाए। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करवाएं। मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा कोशिश करें कि उनको कहे कि भाई तुम क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, वो लिखने का अवसर दीजिए कि उसको लिखिए आप, तो वो अपने मन से जो सोचता है, जैसा उसके माइंड में है वो लिखेगा, तभी उसकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी। समझ। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। मतलब सजा दीजिए लेकिन सीमित रूप से, अधिकाधिक नहीं, ठीक है। और पुरस्कार भी सीमित रूप से, जिस तरह से सजा सीमित हो उस तरह से पुरस्कार भी सीमित दीजिए। ऐसा नहीं कि रोज पुरस्कार बांटना शुरू कर दीजिए तो बच्चा पुरस्कार के पीछे पागल हो जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए तो बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता दे। बच्चे क्या अनुभव कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा, जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोधक का प्रश्रय दे। अर्थात जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो वो मनोरंजन न करवाए बल्कि सौंदर्य बोधक का प्रश्रय देना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को, शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षार्थियों को मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया
जाए। मतलब जो प्रशिक्षण है और मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस समय पढ़ाई हो रहा है उस समय भी मूल्यांकन आप करते रहिए, ये ठीक रहेगा। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाए जाए। मतलब शिक्षक के जो भी संसाधन है वो समय से मिलना चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा पाए, ठीक है। संसाधन नहीं होगा तो शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे। गोवा तथा समुद्र तटीय प्रदेश में नारियल के तेल में समुद्री मछली को बनाया जाता है। याद रखिएगा कि वहाँ समुद्री मछली बनाए जाते हैं, इस बातों का ध्यान रखिए। हाँ, तो यहाँ से अलग टॉपिक हो गया, आपको सुझाव 20 नंबर तक था, मैंने खत्म कर दिया। यहाँ से नारियल के तेल में ही समुद्री मछली बनता है, अर्थात समुद्र से जो मछली पकड़ा के आता है ना, तो नारियल के तेल में पका के लोग खाते हैं। कुल मिला के ये बच्चों अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे कहाँ से सीखना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आपका परिवार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े वहीं से रहते हैं। बच्चों का पहला स्कूल परिवार है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। पहली शिक्षिका जो है माँ है, पहली टीचर बच्चा का कौन है, माँ। बच्चों के में समाज का समझ अपने परिवार से ही विकसित होने लगती है। मतलब सामाजिक चीज को वो परिवार से समझते हैं। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। याद रखिएगा कहाँ के लोग सांप खाते हैं, हांगकांग। जब उन्हें सांप खाने की इच्छा होती है तो पास के किसी होटल में जाकर, ठीक है, लिंगहू फेन खा लेता है, ठीक है, वो सांप ही होता है, खा लेता है, ठीक है। लिंगहू फेन वो पकवान है कुछ जिसको खा लेता है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली खाना बनाते हैं, मछली या खाना बनाते हैं। हाँ, तो सरसों के तेल जैसे हम लोग सरसों का बनाते हैं, तो वहाँ के लोग भी सरसों के में ही बनाते हैं, लेकिन जहाँ गोवा है वहाँ नारियल का। केरल में लोगों के घर के आंगन में नारियल के पेड़ होता है तथा वहाँ लोग उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। याद रखिएगा टैपियोका कहाँ का पकवान है, तो केरल का, इस बात को ध्यान रखेंगे। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों एवं डिजाइन के होते हैं जो उनके उड़ने में मदद करते हैं। तो ये रंग तो दे दिया है, डिजाइन देखिएगा, डिजाइन अलग अलग होते हैं जो मदद उनको करते हैं। पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। तो पक्षी जो है ना, गर्म किससे रहता है, पंख से। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। शिक्षक के अलावा और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि शिक्षक ही जानकारी दे सकते हैं, और भी कोई व्यक्ति है जो जानकारी दे सकते हैं। केरल में लोग अधिकतम नाव की सवारी करते हैं। अच्छा, इसीलिए नौका दौड़ यहीं पे होता है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि नौका दौड़ कहाँ प्रचलित है, तो केरल में। शिमला में लोग क्या दिया, दट्टा घोड़े की सवारी करते हैं। याद रखिएगा घोड़े की सवारी जो है शिमला में करते हैं। राजस्थान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। गांव में लोग बैलगाड़ी चलाते हैं। उत्तराखंड में लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से पैदल चलते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। और वही अगर बात करें लंबी दूरी के लिए आसान सवारी रेलगाड़ी होती है। इस बातों को ध्यान रखें, अगर लंबा दूरी आपको सफर तय करना है तो सबसे आसान कोई है तो रेलगाड़ी। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का तरीका ब्रेल लिपि के माध्यम से होता है। मतलब कहने का मतलब है दृश्य बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि बढ़िया है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार होते हैं, मतलब उस पर उबड़ खाबड़ बनाया जाता है, बना हुआ रहता है, बिंदु रहता है, जिससे पढ़ने में मदद मिलता है। हाथ फेर कर या आसपास करके पढ़ाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। मतलब फ्रांस का व्यक्ति लुई ब्रेल, जिनकी आंख 3 साल की उम्र में चोट लगने से खराब हो गई थी, ठीक है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तो तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। उसका कहानी बताया गया है। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। वह अपने पढ़ने के लिए तरह तरह के तरीके सोचता रहा था। आखिरकार उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। एक बाद से ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। यही तरीका को ब्रेल लिपि कहते हैं, मतलब छूकर पढ़ने वाला तरीका जो होता है ब्रेल लिपि। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। तो ये सारी चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है। असम और पूर्वोत्तर राज्य में घर बांस के खंभों से बने होते हैं, जैसा कि पहले भी बता दिए हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। इसे टुंगर कहा जाता है। याद रखिए टुंगर कहाँ का घर होता है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो असम के। और टुंगर किसका बना होता है, तो बांस के बना होता है। जमीन से इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट। आपसे पूछा जा सकता है कि असम के लोग जमीन से कितना फुट ऊंचे घर बनाते हैं, तो 10 से 12 मचान बनाकर। हिमाचल देखिए, हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश के साथ बर्फ भी पड़ती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के राज्यों में इसे स्नोफॉल तो ध्यान रखिएगा, स्नो को गिरना स्नोफॉल है, ठीक है। आगे देखिए, पहाड़ी प्रदेश में जहाँ ठंडा पड़ती है वहाँ मकान पत्थर या लकड़ी का
तो याद रखिएगा जहाँ ठंडा इलाका है वहाँ पत्थर या लकड़ी का बना होगा। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है। बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। यह ठंडा प्रदेश में होता है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बना दिया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो याद रखिएगा दीवार किसका रहता है, छत किसका रहता है राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है। हाउस बोट, हाउस बोट शिकारे जिसको नाव कहते हैं, जम्मू एवं कश्मीर के डल झील में चलने वाली नाव है। हाउस बोट और शिकारे। झील को चार चिनारी कहा गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। श्रीनगर में चाय को कहवा कहते हैं। याद रखिएगा कि कहवा चाय को कहवा कहाँ कहा जाता है, श्रीनगर में। चाय का मतलब और कहवा का मतलब कॉफ़ी होता है, दोनों का मतलब कॉफ़ी होता है। पहाड़ी प्रदेश में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, जिसको जो लकड़ी से बना होता है, झूला होता है, लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जिसको ट्रॉली कहते हैं, की मदद ली जाती है। मतलब जैसे कहने का मतलब एक पहाड़ यहाँ है, एक पहाड़ यहाँ है और एक तार से इसको जोड़ दिए, ठीक है, कनेक्ट कर दिए, इसमें एक ट्रॉली लटका दिए लकड़ी का और यही ट्रॉली घिसते हुए यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से ये ट्रॉली के जरिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाया जाता है। नहीं तो उतर के जाएंगे तो जाते जाते रह जाएंगे। आगे समझ में, ये ध्यान रखें। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो अब यहाँ देखिए, ट्रॉली रस्सी के माध्यम से सामान्य लोहे की होती है की मदद से सरकती है। सामान्यतः नदी को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं जो सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरिया से बनते हैं, लोहा का छड़ से बनता है। राजस्थान में दिन में रेत खूब ज़्यादा रहता है और जो बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचता है। केरल में मतलब ऊंट गाड़ी में जाकर के, ज़्यादा रेत रहने के कारण ऊंट गाड़ी में जाते हैं स्कूल। केरल में नाव को वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव बोला जाता है। याद रखिएगा वल्लम क्या है, तो नाव, केरल में नाव है वल्लम। हाँ, वल्लम नाव है जो लकड़ी के बनी नाव है, छोटा। बोला है मैदानी नौका दौर इसीलिए वहाँ पे होते हैं। मैदानी इलाके के बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर जाते हैं। तो कहाँ इलाका के ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी और सवारी, ठीक है, जैसा इलाका वैसा गाड़ी और सवारी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर अगले दिन।